आज हमारे फेस ऑफ छत्तीसगढ़ हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। जी बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। राम राम, जय जोहार। कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? मेरा पैतृक गांव तो लोहड़िया है जो मुंगेली जिले में है। मेरे दादाजी जनसंघ से चुनाव लड़े थे जरहागांव विधानसभा से। फिर पिताजी राजनीति में रहे तो बचपन से संघ की विचारधारा। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा आया कि कोई केस आपने हारा हो या वकील कभी हारता नहीं। तो आपके राजनीति में कहें या फिर जो आप ये सकारात्मक जो सोच लेकर चलते हैं उनके आदर्श आप किन्हें मानते हैं? देखिए, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो हम सबको प्रेरणा मिलती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सोच से। जिस प्रकार से आपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आज उप मुख्यमंत्री का जो सफर आपने तय किया, कैसे तय किया, कितनी चुनौतियां आई इस तमाम चीजों में? मेरे सामने बड़ी चुनौती थी, बहुत चुनौती वाला समय था, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की ताकत मालूम थी। जल जीवन मिशन में कितना अब विकास हुआ है? सफलता अब मिलते जा रही है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो मंत्री जी किस प्रकार से तैयारियां रहेंगी? राजनीति कैसे होती है ये किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। राजनीति में आए हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लीडरों को आप मैनेज करते हैं। घर में भाभी जी के साथ मैनेज कैसे होता है? ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिता सकूं, परिवार को भी आवश्यकता होती है। आज हमारे फेस ऑफ छत्तीसगढ़ हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी। तो सबसे पहले साव जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। राम राम, जय जोहार। जी, तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, मैंने सबसे पहले ही आपसे कहा था कि किसान का बेटा, और किसान का बेटा जैसे हम कहते हैं तो शब्द से ही हमें पता चलता है कि वो कितने सहज, कितने सरल और जो लोगों से मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं अरुण साव जी की। अरुण साव जी, जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं फेस ऑफ छत्तीसगढ़ में, आज आप इसका हिस्सा बने हैं। आपने अपनी शुरुआत जो है, अगर हम बात करें भारतीय जनता के जो युवा मोर्चा है उससे आपने शुरुआत की थी। राजनीति में आप सक्रिय रहे हैं, लेकिन 2019 में आपने लोकसभा सांसद की जिम्मेदारी संभाली बिलासपुर क्षेत्र से। तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो तो वैसे आपको जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से वो जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, किस प्रकार से आपका जो बचपन कहाँ बीता, किस प्रकार से आप राजनीति के क्षेत्र में आए? मेरा पैतृक गांव तो लोहड़िया है जो मुंगेली जिले में है। कक्षा तीसरी तक की पढ़ाई मैंने अपने गांव में की। फिर चौथी कक्षा की पढ़ाई मुंगेली से की। राजनीतिक रूप से मेरे दादाजी जनसंघ से चुनाव लड़े थे जरहागांव विधानसभा से। फिर पिताजी राजनीति में रहे तो बचपन से संघ की विचारधारा, और छात्र होते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर काम किया। मुंगेली इकाई के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य तक अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। जी। संगठनात्मक कार्य पद्धति मैंने विद्यार्थी परिषद से सीखी। वैचारिक प्रबोधन मुझे परिवार से, संघ से मिला, और तब से लगातार अच्छा काम करना, समाज और देश के लिए काम करना, ये स्वभाव में और संस्कार में आया, और तब से लगातार काम करते चला रहा हूं। पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैंने वकालत ज्वाइन की, और वकालत के साथ फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष, जिले का उपाध्यक्ष, जिले का महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी में काम किया। बाद में जब बिलासपुर में उच्च न्यायालय स्थापित हुआ तो मन में आया कि मुझे उच्च न्यायालय में वकालत करना है। जी। पिताजी भी व्यवसाय से, पेशे से वकील थे। जी। और उन्हीं के साथ वकालत मैंने मुंगेली में शुरुआत की, और जब हाईकोर्ट बिलासपुर में आया तो मैं बिलासपुर आ गया हाईकोर्ट में वकालत करने। वहां शासकीय अधिवक्ता रहा, उप महाधिवक्ता रहा, लंबे समय तक काम किया वहां। और फिर 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, और फिर सांसद निर्वाचित होने के बाद लगातार काम किया। मुझे केवल और केवल अच्छा काम करने का शौक है। जी। जो काम मुझे सौंपा जाए उस काम को पूरा मन लगाकर, पूरी क्षमता का उपयोग करके काम करना, ये मेरे स्वभाव में रहा है। जी।
कभी अपने लिए कुछ सोचूं में मुझे कभी हुआ नहीं कि मुझे ये बनना है और मुझे ये पाना है। मेरे मन में कभी ये भाव आया नहीं, बचपन से लेकर आज तक। जी। मैं केवल काम पर ध्यान अपना केंद्रित करता हूं, जो काम है मेरे जुम्मे। वकालत करता था तो पूरे समय वकालत पे ध्यान रहता था, और जब संगठन का काम मिला तो संगठन पे पूरा ध्यान लगाया, पूरा समय लगाया। तो आपको मालूम है कि जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, किस तरह का वातावरण था, जी। क्या परसेप्शन बना हुआ था, और उन परिस्थितियों में काम करना, काम करने के बाद आज जिस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूं, यहाँ भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा कर सकूं, राज्य की जनता की सेवा कर सकूं, राज्य के लिए अच्छा कर सकूं। मन में केवल यही भाव है, उसी भाव के साथ मैं काम कर रहा हूं। जी। तो जैसे कि ये अपनी बातों में जो बोलते हैं ना, गागर में सागर भरने वाली जो बात, वो हम कह सकते हैं मंत्री जी आपके में ही है। और जब हम इनसे बात करते हैं तो ये एक ही बात कहते हैं कि मैं अपने काम में डूब जाता हूँ। आप यही बोलते हैं कि आप अपने काम में डूब जाते हैं, लेकिन इसके साथ ये भी देखिए कि जब कोई व्यक्ति जब तालाब में या दरिया में जब डूबता है ना, तो बाहर जब निकलता है तो उसके हाथ में मोती होती है, और वो मोती लेके आप निकलते हैं, आप सारे काम में आप हमेशा आगे बढ़े हैं। जैसे कि आपने मंत्री जी बताया कि आपने वकालत शुरू की, उच्चतम न्यायालय में, आपने हाईकोर्ट में आपने वकालत की है, काफी चुनौतियों भरा वो समय रहता है। तो अपन बोल सके कि राजनीति में तो आपको कभी हार का सामना करना नहीं पड़ा। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा आया कि किसी कोई केस आपने हारा हो, या किसी केस को आपको सॉल्व करने में बड़ी चुनौती आपको आई हो, ऐसा कोई वाकया आपके साथ में? देखिए, मामलों में हार जीत आप जीतते ही हैं ऐसा नहीं है। वकालत के प्रोफेशन में कई बार मैं बोलता हूँ वकीलों के बीच, जी। आपने पूछा है तो मैं बता भी दे रहा हूँ, वकील कभी हारता नहीं। अब ये बड़ा अलग किस्म का वाकया हो गया कि वकील कभी हारता नहीं। जी। पर आपको बताऊं मैं, 3 बातें होती हैं वकील के लिए: मुकदमा, जज और पक्षकार। जी। कभी कभी आप तीनों जीतते हैं। मुकदमा भी जीत लिया, मुकदमा जीत गए तो पक्षकार को भी प्रसन्न हो गया, और मुकदमे की पैरवी बहुत मन लगाकर आपने किया, और न्यायालय में आपने जीरा बहुत अच्छे से किया, जी। तो जज भी आपसे प्रसन्न हो गए, आपने तीनों को जीत लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपका मामला बहुत खराब है, आप जीत नहीं सकते हैं, जी। पर आपका मुवक्किल, आपका पक्षकार देखता है कि मेरे वकील ने पूरी ताकत लगा के मेहनत की, हर प्रकार से पूरा मन लगाकर मेरे मुकदमे को लड़ा, पर मेरी किस्मत में नहीं थी, या मेरा मुकदमा ही खराब था, मैं हार गया। जी। तो पक्षकार संतुष्ट होता है आपसे, तो पक्षकार जीत गए आप। और जब आपने बहुत अच्छे से जीरा किया है मुकदमे का, तो जज आपकी मेहनत की तारीफ करते हैं कि हाँ भाई, बहुत खराब केस था, लेकिन इसने केस को जिंदा करने के लिए खूब मेहनत की। तो जज आपके मेहनत पर संतुष्ट होते हैं कि हाँ, ये मेहनती वकील हैं, इन्होंने अपने पक्षकार के साथ न्याय किया, खूब जी। मेहनत की, कोशिश की। नहीं जीत पाए, कानून पक्ष में नहीं है, तथ्य साक्ष्य इनके पक्ष में नहीं है, तो इसलिए वकील कभी हारता नहीं है। और जहां तक कामों में चुनौतियों की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, जी। कि कोई काम कठिन या सरल नहीं होता है। जिस प्रकार से अब हमारे उप मुख्यमंत्री जी कानून मंत्री भी हैं, और आज इन्होंने वकालत पर और वकीलों पर बहुत अच्छी बात कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये प्रोग्राम जब रिलीज होगा, तो जो वकालत करने वाले जो वकील है वो काफी चार्ज हो जाएंगे और आपकी बातों को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कह दी है। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं मंत्री जी, आपका जो राजनीतिक जीवन में आना, जैसे कि आपने कहा कि आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, फिर आपने एक युवा नेता के बीच में अपनी जिम्मेदारी निभाई, आपने नगरीय जिम्मेदारी आपने निभाई है। तो जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे कोई आदर्श होते हैं, तो आपके राजनीति में कहें या फिर जो आप ये सकारात्मक जो सोच लेकर चलते हैं, उनके आदर्श आप किन्हें मानते हैं?
देखिए, जब मैंने राजनीति की शुरुआत की तो हम सबको प्रेरणा मिलती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम से, उनके व्यक्तित्व से, उनकी सोच से। उनका बहुत गहरा असर रहा है। जी। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी के काम से भी प्रेरणा मिलती है। किस प्रकार से काम को करना, किस प्रकार से सोचना, किस प्रकार से देश हित की चिंता करना, किस प्रकार से आम लोगों के जीवन में परिवर्तन हम ला सकते हैं। जी। कितनी दूरदृष्टि एक एक योजना में उनकी। 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन आया है उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते आप। जी। कि किस तरह की सोच, चाहे स्वच्छता को लेकर उन्होंने जो अभियान चलाया, आह्वान किया, प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी बड़ी योजना लेकर आए, जल जीवन मिशन जैसी योजना लेकर आए, आयुष्मान भारत जैसी योजना लेकर आए। कितनी योजनाओं का नाम बताऊं, कितनी सोच समझ के ये योजनाएं आई कि आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, मेरा देश आगे बढ़े। किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। जी। और सबसे बड़ी ताकत तो नरेंद्र मोदी जी के कामों की दिखी कोरोना की महामारी में। कैसे देश को एकजुट करना, देश को उस महामारी से बाहर निकाल के लाना, वो चुनौती का समय था। उस चुनौती को अवसर में बदलने का जो काम उन्होंने किया, ये बहुत प्रेरणादायी। जी। तो जैसा कि जिस प्रकार से आज जो हम बातें सुन पा रहे हैं और आज जो विचार भारतीय जनता पार्टी के की जो हम सुन पा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के साथ से जो हम सुन रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि आदर्श, अगर राजनीति में आदर्श ये किसी को मानते हैं तो वो है प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। कि जिस प्रकार से आपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर आज उप मुख्यमंत्री का जो सफर आपने तय किया है, कैसे तय किया, कितनी चुनौतियां आई इस तमाम चीजों में? मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं किसी काम को करते समय मुझे इससे क्या लाभ होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना चाहिए, जी। इस पर तनिक भी मैं विचार नहीं करता हूं। मैं केवल इतना सोचता हूं, जो काम मुझे मिला है उस काम को मैं कैसे अच्छा करूं। जो काम मेरे जुम्मे है उस काम को बहुत अच्छे से करने की कोशिश मेरी होती है। जी। उससे ज्यादा मैं कुछ सोचता नहीं हूं। उसी तरह से जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मेरे सामने बड़ी चुनौती थी। जी। और जिस स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष की आपने कमान संभाली थी, वो भी स्थिति सब जानते हैं। बहुत चुनौती वाला समय था, लेकिन मुझे मालूम था कि मुझे केवल और केवल काम करना है। जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी की ताकत मालूम थी। मैंने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया, घर से निकाला। जी। और सब लोग एक साथ निकल पड़े, एक साथ काम किया, तो परिणाम भी वैसे ही आया। पहली बार वोटों का प्रतिशत व्यापक रूप से बढ़ा। जी। सीटें ऐतिहासिक रूप से बढ़ी। बहुत बड़ी जीत, जितनी बड़ी चुनौती थी उतनी बड़ी जीत, उतनी शानदार फल मिला, उतना शानदार फल मिला। जी। तो केवल और केवल जो मैं कहना चाहता हूं कि कोई काम कठिन नहीं होता है, आप उस काम को मन लगाकर करें, रुचि से करें और पूरी क्षमता लगाकर करें। तो जैसा कि जब हम उप मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, तो इनके हर एक बात के अंत में एक मैसेज है, ये जो दे रहे हैं, युवाओं को दे रहे हैं, सभी वर्ग के लोगों को दे रहे हैं। और इनकी सारी बातों से सिर्फ एक सार ये निकल कर आ रहा है कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपको उसका सामना हंसते हुए करना चाहिए, तो आप भी एक दिन जीत की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप प्रदेश अध्यक्ष से सीधे आज उप मुख्यमंत्री पर आए, काफी चुनौतियां आपके पास रही, तो तमाम चीजें, ये चीजें करते जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने कहा कि आपको
उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आपको मिली, इसके साथ ही साथ एक और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है मंत्री जी, जिसमें आप नगरीय प्रशासन मंत्री की भूमिका आप निभा रहे हैं। और बात करते हैं केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल जीवन मिशन। जब आप लोग विपक्ष में थे, हमें याद है कि आप लोगों ने कहा था कि लोगों तक, घरों तक जल नहीं पहुंच पा रहा है। काफी आप लोगों ने उस समय जद्दोजहद की और आज आप सत्ता पर हैं, डबल इंजन की सरकार बन गई है। जल जीवन मिशन में कितना अब विकास हुआ है और लोगों को इसका लाभ कब तक मिल पाएगा? ये सही है कि बहुत महत्वाकांक्षी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आए जी। जल जीवन मिशन के रूप में, कि हर एक व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी उसके घर तक पहुंचे, नल से पहुंचे जी। पर हमारे राज्य में जो सरकार थी, उस सरकार ने उस योजना की दुर्दशा की जी। और हमारी सरकार बनने के बाद हमने उस काम को ठीक करने का, उस काम को व्यवस्थित करने का, उस काम में गति लाने का ये लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जी। उसमें हमको सफलता मिल रही है और ये सही है कि अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक बार कोई काम अव्यवस्थित हो जाए जी। उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। पर हमारी सरकार गंभीर है, लगातार कामों की समीक्षा करके उस काम को नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुरूप उसका इम्प्लीमेंट करना, उसको आगे बढ़ाना, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। सफलता अब मिलते जा रही है, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कैसी दुर्दशा कर रखी थी, ठीक करने का काम लगातार कर रहे हैं। उसी तरह से 5 साल में शहरों का विकास रुक गया था, अव्यवस्था फैल गई थी और उन शहरों के कामों को भी व्यवस्थित करने का, हमारा शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने जी। इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। पिछले 8-9 महीनों में लगभग 2800 करोड़ नगरीय निकायों को दिया है वहां के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए। और वो अंतर आपको दिख रहा होगा कि हमारी सरकार बनने के बाद शहर में कैसे तेजी से विकास हो रहा है जी। तो इस दिशा में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में और उस पर गति आएगी, पर कामों की शुरुआत हो गई है और उसका असर भी दिखने लगा है। जी। तो जैसा कि मंत्री जी ने इशारा कर दिया है कि जैसे कि ये कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो वैसे ही यदि आपके घर में अगर मीठा जल की अगर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं तो थोड़ा और प्रतीक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि जल जीवन मिशन की योजना जो है द्वार द्वार तक पहुंचने वाली है। चलते चलते एक और सवाल आ रहा है जल जीवन मिशन में एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जिन स्थानों पर लोगों को घर तक पहुंच रहा है पानी, अनेक गांव में मिल रहा है, लोगों को अच्छा पानी मिल रहा है, लोग खुश हैं और वहां के लोगों का अनुभव मैंने कहा है कि वहां तक लोगों को पहुंचाएं। जो काम में गलती है, जो काम नहीं हो रहा है, उसकी चर्चा ज्यादा होती है, पर जो हुआ है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अनेक गांव में, सुदूर अंचलों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी लोगों को पानी मिलने की शुरुआत हो गई है, उसमें और गति आ रही है और बहुत जल्दी जल जीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुरूप क्रियान्वित होगा। जी। तो हरी झंडी मिल चुकी है कि लोगों तक जो है जल पहुंचने वाला है। अब एक अहम सवाल जो आ रहा है, जिस प्रकार से आपने कहा कि सरकार जो है नगरीय निकायों को जो है सहायता राशि दी है, वहां के विकास के लिए कार्य किए हैं। आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो मंत्री जी किस प्रकार से तैयारियां रहेंगी? क्योंकि हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नगरीय निकाय चुनाव है, अधिकतर वहां पर कांग्रेस का कब्जा है। तो किस प्रकार से अब इन चुनौतियों से सामना करें, क्योंकि फिर एक चुनौती और आ गई है आपके सामने। अभी जो चीज मैंने कही आपसे जी, राजनीति कैसे होती है, ये किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। आपने जैसे बताया, अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के लोग सत्ता पे बैठे हैं, लेकिन
हमने वहां के विकास के लिए राशि देने में कोई कमी नहीं की है। जी 2800 करोड़ रुपए की राशि नगरीय निकायों को दिया है। और ये जनता के प्रति जवाबदेही, राजनीतिक आधार पर कोई निर्णय नहीं, जनता के प्रति जवाबदेही का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि हम नगरीय निकायों में कांग्रेस के बहुमत होने के बावजूद लगातार विकास के लिए राशि दे रहे हैं। हमारी प्रतिबद्धता जनता के लिए है। और जहां तक नगरीय निकायों के चुनाव की बात है, तो सरकार के लेवल की जो तैयारियां हैं वो तेज गति से आगे बढ़ रही है। जी। परिसीमन जिन निकायों का करना था वो कर लिया है। मतदाता सूची बनाने का काम चुनाव आयोग ने शुरू कर दिया है और सरकार के लेवल पर और जो तैयारियां हैं वो हो रही है। पार्टी के लेवल पर भी हमने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, लोकसभा में मिला, वैसे ही नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जी, तो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो आशीर्वाद मिलेगा अगले नगरीय निकाय चुनाव में। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि जब आगाज सही होता है तो अंजाम भी सही होता है। जिस प्रकार से इन्होंने अब डंका पीट दिया कि जीत तो होनी तय है। एक मेरा अंतिम सवाल चलते चलते जो मेरे बहुत देर से मेरे मन में आ रहा था, जैसे कि आप वकालत आपने की है, जो आपके जो क्लाइंट रहते थे, जो आपके पास आते थे, उनको आप मैनेज करते थे, तमाम चीजों को मैनेज करते थे। राजनीति में आए हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लीडरों को आप मैनेज करते हैं। घर में भाभी जी के साथ मैनेज कैसे होता है, क्योंकि आप दिन भर बाहर रहते हैं, तो क्या कभी ऐसा गाड़ी कैसे चलती है? देखिए, जब हमारी शादी तय हो रही थी तभी उनको पता था कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हूं और जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ी है तो एक तरह से स्वभाव है और उनको लगता है कि समाज का काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समय कम मिलेगा जी। पर मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय परिवार के साथ बिता सकूं। परिवार को भी आवश्यकता होती है, पर यह सही है कि दूसरे लोगों के बनिस्बत हम परिवार के लिए कम समय दे पाते हैं, पर संतोष करना पड़ता है सबको। सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका होती है, अलग अलग भूमिका के कारण से जी। और जब ऐसे भी देखते हैं हम कि हमारे देश के सैनिक सीमा पर काम कर रहे होते हैं, देश के लिए परिवार से कितने दूर होते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो ये सब से प्रेरणा मिलती है कि हमें हमारी जवाबदारी लोगों के लिए है, देश के लिए है, समाज के लिए है। इसलिए परिवार के लोगों को भी उस पर संतोष करना पड़ता है कि जितना भी समय मिले अच्छे से रहें और वो कोशिश होती है। जी, मतलब हम ये कहें कि आप मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हैं परिवार के साथ, और वही चीजें आपकी राजनीति में लोगों के साथ में है। और इसी बीच में आपने भी अपने व्यस्तम क्षणों से हमें इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। तो मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारे रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के फेस ऑफ छत्तीसगढ़ का आप हिस्सा बने। अंबिका जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने बेबाकी से प्रश्न पूछे, मैंने कोशिश की आपके प्रश्नों का बहुत स्पष्टता से जवाब दे सकूं। आपके दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करें और दुनिया में फिर से गुंजाएं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बहुत प्यारा प्रदेश है हमारा। हम सब मिलकर एकजुट होकर छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएं, छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाए जिसकी क्षमता है जी। और हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ फिर से कहलाएगा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। राम राम, जय जोहार। जय जोहार। तो ये थी हमारी चर्चा छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी से, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिया है और जनता को अपने बारे में बताया है। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर होंगी किसी एक नए चेहरे के साथ जो आपको बताएंगे अपने बारे में। तो फिलहाल अब आप इजाजत दें मुझे, अम्बिका मिश्रा को। जय जोहार, नमस्कार।